हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम CESC के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। हाँ, उससे पहले हम इस कंपनी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का फुल फॉर्म है चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे पूछने की इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने सोचा पहले वो बता दूं। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये कंपनी करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कंपनी का जो मेन प्रेजेंस है, मतलब जहाँ पे कंपनी का बिजनेस चलता है, वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता और हावड़ा के अंदर इनका मेन बिजनेस चलता है। अगर हम साइज की बात करें तो 570 स्क्वायर किलोमीटर्स में अभी कंपनी काम करती है। यानी कि इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो 570 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर जमा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम देखें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी कंपनी काम नहीं करती है, तो उसकी वजह से थोड़ा अंडर वैल्यूएशन अदर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी को मिलता है। अब ये देखिए, अराउंड 12,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम देखें इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 20.40 का, कितना 20.40 का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका पी, अगर आपको लगेगा यार ये तो 0.88 ही है, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ये 104 है। यानी कि जो कंपनी का EPS था, जो स्प्लिट से पहले जब शेयर का प्राइस अराउंड 800-900 के लगभग ट्रेड हो रहा था, तब इसका 104 का EPS था। और जब स्टॉक का जो फेस वैल्यू था वो था 10 रुपए। और अभी स्प्लिट के बाद जो कंपनी के स्टॉक का फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज हो गया। यानी कि इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10.4 का यहाँ पे अब कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आएगा। और उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो 92 पे स्टॉक क्लोज हुआ है, उस पर लगभग 8 से 9 का कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। यहाँ पे 8 से 9 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, भले इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अभी भी थोड़ा अंडर वैल्यूड है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक कोई एग्रेसिवनेस कंपनी की तरफ से नजर नहीं आएगी, कुछ नया मार्केट कंपनी टारगेट नहीं करेगी, तो यहाँ पे कुछ एग्रेसिव यहाँ पे मार्केट में भी कुछ इस स्टॉक में नजर नहीं आएगा और ये अंडर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होगा। उसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें, ये देखिए ये भी 774 है। यानी कि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 77.4 की कंपनी की बुक वैल्यू निकल कर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1.2 या 1.3 टाइम्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको लगेगा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक थोड़ा नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कुछ ज्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं लगता कोई एग्रेसिवनेस स्टॉक में नजर आने वाली है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज लगातार बढ़े थे। और पिछले साल कोविड की वजह से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो हमें कम होते हुए नजर आए थे। लेकिन पिछले साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी हमें पिछले साल बढ़ती हुई नजर आई थी। और पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऑल्दो अगर हम देखें तो ग्रोथ तो कंपनी दिखा रही है, और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वहां पे 10% की ग्रोथ भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। यहाँ पे कंपनी 10% की ग्रोथ आराम से हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए, पिछले साल की ग्रोथ हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल कोविड वाला पूरा ईयर रहा है और उस समय अगर कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 49.92% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो देखिए, जो पावर सेक्टर यहाँ पे जहाँ पे कंपनी काम कर रही है वहां पे प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। और वहां पर अगर ये होल्डिंग इतना है तो मेरे ख्याल से बहुत ही यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स को लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे उनकी कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पे 13.37% की होल्डिंग है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका यहाँ पे 23.59% का होल्डिंग है।
तो अगर आप देखोगे इन दोनों का मिला के अगर हम देखें तो अराउंड 36% का होल्डिंग यहाँ पे इन दोनों का मिला के आता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे जो 13.12% का ही होल्डिंग है। तो अगर आप देखोगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग यहाँ पे हमें नजर आती है वो दिखाता है कि उनको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार यहाँ पे जो कंपनी के सेल्स के नंबर है वो हमें अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस क्वार्टर में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स है अगर आप देखोगे ये अराउंड 500 करोड़ से हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, और अगर हम यहाँ पे जो कंपनी के सेल्स के नंबर की बात करें तो ये अराउंड 400 करोड़ से ही बढ़ा है। तो इसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कोविड की सेकंड वेव हमने इस क्वार्टर में देखी है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनाने के लिए कंपनी ने कुछ एक्सपेंसिव वगैरह कंपनी के ज्यादा हुए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पे इश्यू वाली बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो ये नंबर 13% के लगभग ही है, तो ये नंबर ग्रो नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक इसके पीयर्स के कंपैरिजन में आपको थोड़े अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देखिए नंबर ये भले 13% पावर सेक्टर के हिसाब से ये नंबर काफी अच्छा है, और 10% से ऊपर अगर ये नंबर रहता है तो बढ़िया है, लेकिन ये नंबर ग्रो होना चाहिए। हर साल अगर ये आधा % इतना अगर ग्रो होगा तो उससे कंपनी के मार्जिन परसेंटेज वहां पे हमें इंडिकेशन मिलेंगे कि इंप्रूव हो रहे हैं। अगर हम आरओसी की बात करें तो आरओसी का नंबर फिर भी गुड है, 9.01% का है, क्योंकि देखिए पावर सेक्टर के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है और इनके कुछ बेनिफिट वगैरह भी होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे आरओसी कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, और ये नंबर कितना है 9%, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना है 13%, और वो किस पे कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट पे। यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट कंपनी को मिलते हैं उसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का ज्यादा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कंपनी का कम है। और अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर भी 3.71 यहाँ पे हमें नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए 1.46 का कंपनी का डेट टू इक्विटी है, और पिछले साल के मुकाबले ये 0.03 हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए डेट टू जो है कंपनी का वो इक्विटी से ज्यादा है, वो यहाँ पे कंपनी के लिए हमें इश्यूज नजर आते हैं। और मेन बात ये है कि अगर हम देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे कंपनी का 2.08 है, यानी कि जो कंपनी जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है हर साल उसका 2.08 टाइम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो देखिए ये एक और रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको थोड़े अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है, क्योंकि देखिए कभी अगर अच्छे खासे कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कंपनी को करने पड़ेंगे तो तब वहां पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का कम हो जाएगा, और अगर कभी कभार वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो कंपनी इतनी सिचुएशन में भी नहीं रहती है कि क्या वो ऑपरेटिंग अपने जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है वो भी कंपनी पे कर पाएगी या नहीं। और खास करके पावर सेक्टर में ये चीजें बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि इनके अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं और गवर्नमेंट अगर मना कर देता हो, कैश इनफ्लो पर अगर कुछ भी फर्क पड़ता है तो वहां पे इन कंपनीज के लिए डेट के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब ये देखिए 92.20 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम देखें तो 119 का इसका जो प्रीवियसली जो ये स्टॉक ट्रेड होता था तब लगभग 1190 के लगभग ये स्टॉक गया हुआ है। देखिए 5 साल में कुछ इस स्टॉक ने कुछ ज्यादा अल्फा क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ 42% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। अगर हम इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 8.5% के रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले 5 साल के हिसाब से दिए हैं। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ अल्फा क्रिएट इस स्टॉक ने नहीं किया है, और देखा जाए कुछ स्टेबल ये कंपनी अच्छे मतलब एक देखा जाए एक्सपोनेंशियल वे में ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। और उसके अलावा भी अगर हम देखें जो जैसे टॉरेंट पावर हो गया, कल्पतरू पावर हो गया, उसके अलावा टाटा पावर हो गया, तो आप इन कंपनी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, और खास करके टाटा पावर से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पूरा एक अलग है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस है, उनका रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। तो यहाँ पे एक मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश वहां पे उनकी तरफ से की जा रही है, और यहाँ पे कुछ एग्रेसिवनेस इन कंपनी में मुझे नजर नहीं आ रही है।
मेरे ख्याल से अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक मॉडरेट या एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने मेरे ख्याल से इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो देखिए शॉर्ट टर्म में अभी अभी ये नया नया स्टॉक स्प्लिट हुआ है, थोड़ा डिमांड हाई रह सकता है। कभी कभार रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक कल 800-900 रुपये का था, अब 92 रुपीज़ का हो गया है, तो वो चीज़ आधे लोगों को पता नहीं होता है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, वहाँ पे फेस वैल्यू कंपनी की कम हो गई है, तो वहाँ पे कुछ कम नहीं हुआ है, उसका अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगर बाय करना है तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे 110 रुपीज़ के टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉक बाय कर सकते हैं। ऑल्दो देखिए ये मेरा रिकमेंडेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसीलिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपने डिसीजन लेना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही आपको काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि CESC के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।